एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव शहर से काफी दूर बसा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेत और बीच में मिट्टी की गलियां। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का घर था जिसमें रहते थे सबके प्यारे कालू हलवाई। कालू हलवाई की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे रोज मिठाई या समोसे नहीं बेचते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल और ढाबे थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और कालू हलवाई के आंगन में मानो मेला सा माहौल बन जाता। उस रविवार को भी कालू हलवाई सुबह सुबह उठ गए और अब बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई भोलू मियाँ ने हंसते हुए कहा, अरे कालू भैया, आज फिर 100 किलो मटन ले जा रहे हो? लगता है पूरे सुखपुर का पेट तुम ही भरोगे। कालू हलवाई मुस्कुराते हुए बोले, अरे भोलू, आज रविवार है और रविवार मतलब कालू हलवाई का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। भारी मटन उठाकर जब वे घर पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी पत्नी रामदुलारी खड़ी थी। रामदुलारी बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना हम गांव में ही रोज का होटल खोल लें ताकि थोड़ा आसान हो जाए। कालू हलवाई ने हंसते हुए कहा, अरे भगवान, ये कैसी बात करती हो? अगर होटल खोल लेंगे तो रोज पकाना पड़ेगा। रोज पकाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी तो लोग पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं, तभी तो प्यार और स्वाद दोनों बने रहते हैं। पर मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम नहीं होगा। लोग हर दिन भी खाएंगे तो उबेंगे नहीं। कालू हलवाई ने आंख दबाकर कहा, बस यही तो राज्य है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। उन्होंने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जलाया। सबसे पहले उन्होंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरा सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला तैयार किया। फिर उसमें अपना गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और राम दुलारी कड़क पापड़ तल रही थी। उन्होंने हंसकर कहा, अरे ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजे तक पूरा सुखपुर यहीं उमड़ पड़ेगा। कालू हलवाई मुस्कुराए, लोगों के चेहरे की जो चमक होती है ना, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई पूरा परिवार आ गया, कोई साइकिल से भागा भागा आया। भोलू हाथी जंगल में घूमने निकला। वो पेड़ों के बीच चलता हुआ सूंड से पत्तों को उछाल रहा था। रास्ते में उसे मीना हिरनी मिली। मीना ने कहा, जंगल के उत्तर में एक रहस्यमय गुफा है। गोलू बहुत उत्साहित हुआ और दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक संकरी लकड़ी की पुलिया आई। दोनों ने सावधानी से पुलिया पार की। फिर वे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने दूर से गुफा देखी और बहुत खुश हुए। तभी अचानक पहाड़ी से जंगली बकरियां दौड़ती हुई नीचे आईं। गोलू और मीना डर गए और तुरंत रास्ता बदलकर सुरक्षित जगह भागे। उस दिन गोलू ने सीखा, एडवेंचर अच्छा होता है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बरसात की एक शाम बकगंज गांव के 2 लोग भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफी उदास है। आज जहां यह सभी लोग मिलके भोलू की चाय 2-3 कप पी जाते हैं, वहां कोई आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव की वर्तमान हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुँचे। अरे रामलाल माधव, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ हाँ बोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे। ठीक है, बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताए नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वह तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं।
लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक। अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहाँ मिल रहा है मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों नहीं रखोगे क्या? अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे वो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वो तीनों आके ही उतरे। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी जब 16 वर्षीय उत्साही आदित्य अपने सबसे करीबी और चतुर दोस्त रेहान के घर पहुंचा। दोनों का दिल रोमांच की तलाश में धड़क रहा था, क्योंकि आज वे अरानिया जंगल के रहस्यमयी खजाने को खोजने के लिए निकलने वाले थे, जिसका नाम उन्होंने दादी की पुरानी किस्सों की किताबों में सुना था। दोनों ने अपने बैकपैक्स में जरूरी सामान रखा, टॉर्च, नक्शा, रस्सी और थोड़ा सा खाना। सोचो रेहान, अरण्य जंगल का खजाना, हम अमीर हो जाएंगे। आदित्य, जंगल में जितनी जिज्ञासा अच्छी है उतनी ही समझदारी भी चाहिए। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्सों में पहुंचे, वातावरण रहस्यमय होने लगा। हरियाली से ढकी पगडंडी के इर्द गिर्द पेड़ों की फुसफुसाहट और सतरंगी पक्षियों की आवाज वातावरण को जादुई बना रही। अचानक एक पुराना पत्थर का स्तंभ दिखा, जिस पर अजीब आयाम के चिन्ह बने थे। यहीं से शुरू होती है असली खोज। एक पहेली हल करने के बाद रास्ता खुला और समुद्र जैसी झील का किनारा मिला। झील के पार एक द्वीप पर विशाल बरगद का पेड़ दिख रहा था, जिसके नीचे खजाना छिपा बताया गया था। दोनों ने खुद बनाई हुई लकड़ी की नाव से झील पार करने की ठानी। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, अचानक कंटीली झाड़ियों में हलचल हुई। घबराए बिना रेहान ने गैजेट से आवाज वाले जाल का इस्तेमाल किया, जिससे जानवर डर कर भाग गए। बरगद के नीचे खुदाई करते हुए उन्हें एक सोने के डिब्बे में चमकते रत्न, प्राचीन सिक्के और एक पत्र का पता चला। कहानी है गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को चैन से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरिप्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरिप्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वही रुक। फिर हरिप्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों शाम को थक कर बैठ गए। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप, थकन और गर्मी तो लगेगी ही। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। लेकिन उसी रात बिजोरा गांव की नींद टूटने वाली थी। रात के सन्नाटे में किसान हरिया के घर के ऊपर कुछ अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छत पर दौड़ गया हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। दोनों सो गए, पर उस आवाज ने जैसे आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। अगली सुबह हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा था। हे राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था, सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था, न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी। वो गई बिना किसी हलचल और सबूत के। गांव वाले सुबह से ही डर के साए में जीने लगे थे।